नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से करे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के न्यूज डिस्कस करने से पहले, आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, हमने इस इनिशिएटिव में ये डिसाइड किया है कि मंडे टू फ्राइडे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगी उसको हम डिस्कस करेंगे और सैटरडे संडे की छुट्टी रखेंगे और सैटरडे और संडे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में आगे जो उस दिन की इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके साथ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इनिशिएटिव हमारा अच्छे से चल रहा है। इस इनिशिएटिव का हमारा जो मकसद है वो हमने पहले भी बात करी है, वो ये है कि जो बदलता हुआ पैटर्न है आरपीएससी का, उसके हिसाब से आपकी कैपेसिटी को बिल्ड कर सके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ एक नॉर्मल एस्पिरेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को ना कर पाए, आपकी कैपेसिटी इतनी एनहांस हो कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। तो इस तरह के 5 से 7 क्वेश्चन और बाकी जो 10-12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं, ये आपको कम से कम एक 20 to 25% सिलेबस की कवरेज देने का इस इनिशिएटिव में प्रयास है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि आपको एक कंटिन्यूटी मिल जाती है, यानी डेली वीडियो देखने का अगर आप अपना शेड्यूल बना लेते हैं तो आपकी बाकी स्टडी भी इससे ओवरऑल इम्पैक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो न्यूज है वो सूजस की है। वो ये है कि एक ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट, यानी ग्राम, क्या है ग्राम, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, इसका आयोजन होना है। ठीक है, और इसके आयोजन के तहत अभी राजस्थान सरकार 23 जनवरी से एक इनिशिएटिव शुरू कर रही है, यानी प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कर रही है। देखिए दोस्तों, जहाँ भी आपको कभी लगे कोई शिविर, कोई आयोजन इस तरह का जहाँ पे ग्रामीण स्तर पे, तो ग्रामीण स्तर का सिंपल एक मतलब है, वो ये है कि वहाँ किसानों से संबंधित कुछ कार्य होंगे। दूसरा, जो बीपीएल और अन्य जो कमज़ोर वर्ग है उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उससे संबंधित कार्य होगा। तो यही होना है इन ग्राम उत्थान शिविरों में। क्या होना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी किसान को अपने खेत में पॉन्ड का निर्माण करना है तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी। किसी को फेंसिंग जो खेत के लिए एक योजना है उसका कुछ करना है तो वो मिल जाएगी। तो इस तरह की, या किसी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड चाहिए तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इनिशिएटिव है। दूसरा, हम अगर इसको देखें कि ग्लोबल एग्रीटेक मीट क्या है। देखो, एग्रीटेक में 2 वर्ड है। क्या है एग्रीटेक? एग्री यानी खेती, ठीक है, टेक यानी तकनीक, यानी सीधी बात है खेती से संबंधित तकनीक। और वही बात है, इसमें क्या होगा कि जो उन्नत तकनीक है, देश विदेश के किसान और पशुपालक इसमें जुटेंगे, हिस्सा लेंगे, और जहाँ पे उन्नत तकनीक को साझा करने वाले फर्म भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्म ए है, उन्होंने ये बताया कि हमारा ये एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट क्या करेगा कि आपकी जो कटाई है, यानी फसल की कटाई, उसको इस तरह से आसान बना देगा। तो इस तरह किसानों के बीच में इसका प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि किसानों के काम की अगर कोई चीज़ है, कोई तकनीक है, तो उसको वो लाभ उसका ले सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली न्यूज की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आज के न्यूज़पेपर में। पहला तो ये कि जो हमारा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। देखो दोस्तों, होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन से मतलब है कि मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील एरिया है। यानी वहाँ पे अगर कोई मूवमेंट होता है, मान लो कोई ह्यूमन मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसकी वजह से वहाँ के जो वन्य जीव है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो होता क्या है, जब इस तरह के इको सेंसिटिव जोन का जब उसको दर्जा दे दिया जाता है तो उसकी निगरानी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, सरकार भी वहाँ अवेयरनेस लेके आती है ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ना हो। ठीक है, उसके बाद अगली जो न्यूज है वो है एक्सरसाइज दोस्ती। आपको पता है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अलग अलग देशों के साथ में युद्धाभ्यास होते हैं वो, तो ये इसी तरह का एक युद्धाभ्यास है दोस्ती। देखिए किस किस के बीच है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। तीनों की लोकेशन आपको पता है, नीचे हिंद महासागर में है, यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, ये इंडिया है ही मेनलैंड, ठीक है, और नीचे मालदीव है, ठीक है, इधर मालदीव। तो तीनों के बीच में ये एक संयुक्त युद्धाभ्यास है दोस्ती। ठीक है, किसका है, समुद्री है, यानी तीनों की जो नेवी
और कोस्ट गार्ड ये मिलके युद्ध अभ्यास करती है। देखो करते क्या है, पहली चीज कि मान लो कोई आपदा आती है, कोई समुद्र से संबंधित आपदा आती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन लोगों को कैसे बचाएंगे। दूसरा समुद्री जो सुरक्षा है, यानी जो हमारे जहाज है उन पे जो पायरेसी वगैरह होती है, यानी लुटेरे जो हमला कर देते हैं, उससे संबंधित ये अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कौन जारी करता है, वो सब इंडिया का 16वां नंबर है। देखो जिम्मेदारी की जहाँ बात आती है ना, तो वहाँ भारत सबसे आगे रहता है, बट ये कोई उस तरह से वैश्विक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, तो आप इसको याद ना रखें तो भी चलेगा। अगले कुछ आर्टिकल अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने थोड़े दिनों पहले न्यूज़ सुनी होगी कि इंदौर में मतलब गंदा पानी पीने से बहुत सारे परिवार उजड़ गए, यानी बहुत सारे परिवारों में लोगों की डेथ हो गई। और ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि आपको पता है इंदौर लगातार जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण होते हैं तो हमारे देश का सबसे टॉप कैटेगरी का, यानी स्वच्छता में नंबर 1 नंबर 2 कैटेगरी वाला शहर है। तो आप सोच के देखिए, जब नंबर 1 नंबर 2 कैटेगरी वाले शहर के साथ में इस तरह की चीज़ है, तो बाकी शहरों की क्या स्थिति होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा ये एडिटोरियल इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि इंदौर में जो समस्या फैली है, इसकी वजह से रैंकिंग और स्कोर बोर्ड पर सवाल उठने लाजमी है कि जब आप जिस शहर को नंबर 1 का तमगा दे रहे हो, अगर उस शहर में भी इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर बाकी चीज़ें क्या। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो संकट हमारे शहरों के साथ में उनके बारे में बात करिए कि बिना संशोधित सीवेज का दोबारा इस्तेमाल, यानी फॉर एग्जांपल ये हाउस ए बी है, मान लो हाउस ए है, ठीक है, ये ए हाउस किसी पानी का यूज करती है, वो पानी सीवेज में जाता है, ठीक है, और बिना सीवेज ट्रीटमेंट के इसी पानी को हाउस होल्ड बी अगर इस्तेमाल करें तो आप सोच के देखिए समस्या कितनी भयानक है। तो इस तरह की जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। दूसरा, आप किसी भी मेजर सिटी में, चाहे छोटा शहर है चाहे बड़ा, कचरे के ढेर बहुत सामान्य बात है, तो ये भी पब्लिक हेल्थ के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। उसके बाद बुनियादी ढांचे की, यानी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बुरी हालत है। सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए, खुले मैन होल पड़े हैं रोड के बीच में, सड़कों पर कचरे के ढेर, अस्त व्यस्त मकान, उनमें भी सिस्टमेटिक नहीं, दुकानों का जाल, प्रबंधन रख रखाव के नाम पे कोताही, सड़कों पे मनचाही खुदाई सड़कों की। तो ये सारे जो समस्या हैं ये हमारे इंडियन सिटीज़ की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, बहुत ही मिलीजुली प्रॉब्लम है, तो हमें इनसे निजात पाना होगा। इस तरह की बात राइटर इसमें कह रहे हैं। दूसरा, सीएजी ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में इंदौर के जल प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई थी, लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ प्रशासन, यहाँ जवाबदेही किसी की तय नहीं होती। या किसी भी सरकारी अधिकारी को सबसे पहले अगर आप जाके बोलेंगे तो हाथ खड़े कर देगा, मेरा तो काम ही नहीं है। और उसी तरह की चीज़ है, या तो सीनियर जूनियर पे डाल देगा या फिर अपने सीनियर पे डाल देगा। तो इस तरह की समस्या हमारे यहाँ के प्रशासन में बहुत कॉमन है। तो राइटर नीचे सजेशन दे रहे हैं कुछ कि क्या करना होगा कि एक तो निगरानी तंत्र, यानी जो मॉनिटरिंग है उसको मजबूत बनाना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी, नियमित रखरखाव करना होगा, अपग्रेड करना होगा। तो इस तरह की स्मार्ट प्रबंधन के बिना स्मार्ट शहर नहीं मिल सकते। तो ये सारी बात राइटर इस आर्टिकल में कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा ही हास्यास्पद एक ये वाकया हुआ है अभी हाल ही में। एक कोई लेटर लीक हुआ है, जो लेटर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को लिखा था। देखो दोस्तों, ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को ये लिखा कि आपके देश ने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया क्योंकि मैंने 8 से ज़्यादा युद्ध बंद करवा दिए और अब शांति के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कमाल की बात है, एक छोटा सा देश है नॉर्वे, वहाँ की कोई संस्था है जो नोबेल प्राइज़ देती है और उस प्राइम मिनिस्टर को ये पत्र लिख रहा है कि आपने मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन पुरस्कार को, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार को बिल्कुल ही बेहुदा तरीके से मांगा जा रहा है। अगर राष्ट्रपति के इस कुतर्क को अमेरिकी समाज ने तत्काल खारिज नहीं किया तो उसके सामूहिक विवेक और नैतिकता पर सवाल खड़े होंगे। मतलब राइटर इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि पूरे अमेरिकी समाज को इस बात पे सोचना चाहिए कि आपका मुखिया अगर इस तरह की बात करता है तो यह आप सबके सामूहिक विवेक और नैतिकता को कटघरे में खड़ा करता है कि फिर किस तरह की नैतिकता है आप सब लोगों की। दूसरा, राइटर इसमें बोल रहे हैं कि अच्छे साध्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए, यानी जो उद्देश्य है, मान लो ट्रंप का उद्देश्य है युद्ध रुकवाना, ठीक है, या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना, तो इसके लिए आपके साधन भी तो पवित्र होने चाहिए। आप गलत तरीके के साधनों का इस्तेमाल करके नोबेल प्राइज हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये जो गांधी जी की हमारी मुख्य अवधारणा थी कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, उसकी बात राइटर यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि ईरान पे जो बम गिराकर युद्ध रुकवाना वो शांति नहीं है, वो उसी तरह की है कि मोहल्ले का दादा 2 पड़ोसियों को धमका कर लड़ाई बंद करवा देता है। तो उस तरह की बात है, उससे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आता। और आप देख रहे हैं दोबारा ईरान में क्या स्थिति है।
उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर इन सब के बाद अगर नोबेल प्राइज मिल भी जाता है, नोबेल समिति पुरस्कार दे भी देती है, तो इससे ट्रंप की गरिमा बढ़ेगी नहीं बल्कि पुरस्कार की घट जाएगी। और बात ठीक भी है। और ट्रंप का ये इस तरह का कुतर्क, लास्ट में तो कोई विशेष बात नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप जो अमेरिकन लोग हैं उनको देखना चाहिए और इस तरह की अनैतिकता वो कर रहे हैं, तो आगामी जो मिड टर्म चुनाव है उसमें ट्रंप को अगेंस्ट में वोट करना चाहिए। बात बोल रहे हैं तो बहुत काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और हमारे पर्सपेक्टिव से तो नहीं लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव से, कि एक नीदरलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी है, आप इसका थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, नीदरलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी, इसने ग्लोबल रैंकिंग जारी करती है यूनिवर्सिटी, और अभी चीन की जेजियांग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आ गई है। और आप कमाल ये मानोगे कि हार्वर्ड को तीसरे नंबर पे धकेल दिया है। हार्वर्ड पहले स्थान पर थी पिछले साल, उसको तीसरे स्थान पे धकेल दिया, और चीन की जेजियांग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे आ गई। और 7 मतलब टॉप के 7 स्थानों में और भी चीन के कुछ विश्वविद्यालयों का कब्जा है। मतलब ये अपने आप में ही चाइना के ग्लोबल राइज को शो करता है। आज से 25 साल पहले टॉप 25 में भी जेजियांग नहीं थी, और आज जेजियांग नंबर 1 पे। तो राइटर इसमें ये बोल रहे हैं कि ये रातों रात संभव नहीं है, इसमें 40 वर्षों से जो रिसर्च को प्राथमिकता दी है चाइना ने, ठीक है, उसकी वजह से आज ये स्थिति है। चीन में ज़्यादातर विश्वविद्यालय सरकारी वित्तीय मदद से चलते हैं, और वहाँ निर्देशित किया जाता है शोध कार्यों को, और बड़े पैमाने पे पब्लिकेशंस किए जाते हैं, यानी प्रकाशन किया जाता है। अंग्रेजी में हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश करवाता है चाइना, ठीक है। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी वाली बात है स्पेशली। और चीन ने विदेश में शोधरत अपने नागरिकों को वापस बुलाया, यानी हम तो हमेशा से गीत गाते रहे कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया, यानी हमारा जो टैलेंटेड पूल था यहाँ का वो विदेशों में चला गया। यानी यूएसए की जो आईटी कंपनीज में जो पूरा का पूरा टैलेंट था वो इंडियन था, लेकिन हमने कभी उस टैलेंट को वापस इंडिया में लाके ब्रेन गेन वाली सिचुएशन पे कभी काम किया? ऑब्वियसली आंसर आएगा नो। बट चाइना ने किया कि विदेश में जो उनके शोधरत जो का नागरिक थे उनको वापस बुलाया, और वो सारे लोगों ने सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में टारगेटेड रिसर्च की। टारगेटेड रिसर्च का मतलब है कि ऐसे जनरल रिसर्च नहीं, ये कि अगर इस फील्ड में ये रिसर्च होगा तो इससे ये टेक्नोलॉजी निकल के आएगी और उससे फिर इस तरह से हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा देगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी इंडिया की बात करते हैं कि जो रिसर्च का इकोसिस्टम है वो भारत की तुलना में बहुत बड़ा और विशाल और मजबूत है चाइना में, और वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो कड़ी नज़र बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि ठीक है, मान लो नेट हो गया, जेआरएफ, उसके बाद में जो रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं मैच अधिकतम तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही जमा होते हैं, और ना यूनिवर्सिटी जिसमें सीरियस होती है ना ही स्टूडेंट इसमें सीरियस होती है। यानी कागजों पे तो आंकड़ों पे तो सारी चीज़ें हो रही है, बट एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पे ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से नीचे राइटर ये बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया भी अपना फंड बढ़ाता जा रहा है इसमें, लेकिन और आप ये मानते हो कि शिक्षा में निवेश है, शिक्षा में निवेश वो चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे समाज करे, चाहे राष्ट्र करे, ये सबसे बेहतर रिटर्न देता है, रिटर्न, और सुखद देता है। तो उम्मीद करते हैं सरकार भी शिक्षा में निवेश बढ़ाए और आप सब लोग भी अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट करें अपने एजुकेशन में। तो इसी की तरह पढ़ते रहें। आज का ये आर्टिकल यही हम ख़त्म करते हैं डिस्कशन। थैंक यू, जय हिंद।